20-25 हजार वर्ष पहले एक पुरुष में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और उसके वंशज आज भी जीवित है और इनका टोटल पॉपुलेशन इज इन एक्सेस ऑफ 1 बिलियन इंडिविजुअल्स। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सटेंडेड फैमिली इन ह्यूमन हिस्ट्री। कुछ यूरोपियन से, कुछ हमारे लोग हैं। ये इमेज बनाया गया है that this is the Aryan gene R1A1A। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन जो कुछ लोगों में पाई जाती है। हैप्लोग्रुप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप जो मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिलता है और ये डीएनए सिर्फ माता से अपने बच्चों को मिलता है। दूसरा है मतलब दो प्रकार के वंश है ये। तो R1A1A जो मैंने बोला ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो आज जीवित है इस पृथ्वी पे। अगर ऋग्वेदिक पीपल हड़प्पन ही थे तो हड़प्पन अर्बन आर्कियोलॉजी में हॉर्सेस और चैरियट्स क्यों मिसिंग है? सबसे पुराने अवशेष होमोसेपियंस के नॉर्थ अफ्रीका में लगभग 4 लाख साल पुराने ह्यूमन अवशेष है जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से मतलब होमोसेपियंस हमारे ही पूर्वज मोस्ट लाइकली। तो ऋग्वेद में एक नदी की बार बार बात होती है, सरस्वती। अब भाई सरस्वती तो है ही नहीं कहीं पे। हमारे हिस्टोरियंस तो कहते हैं कि ये तो मिथ है, वो तो ड्राई हो गई। हाँ मतलब पूरी ड्राई नहीं हुई है। आज भी नॉर्थ इंडिया में है सरस्वती। उसको आज सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो हरियाणा में है। इट इज 9,500 years old। कि अगर कोई ग्रुप हॉर्सेस, चैरियट, सुपीरियर वेपन के साथ आए और लोकल एलाइट्स को रिप्लेस कर दिया जाए, लैंग्वेज और कल्चर डोमिनेंट हो, तो आप उसे पीसफुली माइग्रेशन कहोगे या इन्वेजन ही कहोगे। बट उनका कहना ये था कि दैट वो इतने एडवांस थे कि हमें पीसफुली उनको इन्वेड करने दिया। तो अगर हड़प्पन लोग जो थे वो आर्य नहीं थे, मतलब वो हिंदू नहीं थे, तो उनका कौन सा धर्म था? तो वहां पे शिवलिंग क्यों मिलते हैं? अलग अलग जगह पे स्वस्तिक क्यों मिलते हैं? पशुपति का डिपिक्शन क्यों मिलता है आपको? आपको वही डिपिक्शन गुप्ता ईरा में भगवान शिव के लिए मिलता है। एग्जैक्ट वही पोज, एग्जैक्ट वही एनिमल्स। आपको हड़प्पन स्टैचूज छोटी छोटी मिलेगी फीमेल्स की, उनकी मांग में सिंदूर है। क्यों ऐसा? तो हिंदू नहीं थे ना, ये तो द्रविडियन थे। राइट? इज देयर एनी लॉजिक? हमारे भारतवर्ष में हर प्रकार के स्किन कलर मिलेगा आपको, डीप ब्लैक से डीप व्हाइट मिलेगा। तो ये व्हाइट स्किन कहां से है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आयरलैंड में बहुत मिलेगा, वहां पे बहुत व्हाइट लोग होते हैं, उनके बाल भी कुछ लाल जैसे होते हैं, उनकी आंखें भी ब्लू होती है। ये म्यूटेशन कहां से? आइदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया। इट इज नॉट यूरोपियन इन ओरिजिन। तो यूरोपियंस भी तो यही से है फिर। उस समय भारत सबसे प्रॉस्परस रीजन था विश्व का। एंगस मैडिसन जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया लास्ट 2000 इयर्स में अबाउट 1700 AD तक इंडिया अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर ग्लोब्स जीडीपी। इंडिया इतना प्रॉस्परस था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। और आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है और आई थिंक आज का पॉडकास्ट देख के आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज हम बात एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करेंगे जिसके लिए जो हमारे पास गेस्ट है ना, जो इस डिबेट को आई थिंक कहीं कंक्लूजन तक लेके जा सकते हैं। दैट इज वेरी करेक्ट। ही इज अभिजीत चावड़ा सर। सो वेलकम टू द प्रतीक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए हमारे शो के लिए। एंड आई थिंक थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड आई थिंक जो मैंने टॉपिक चुना है आज के इस कॉन्वर्सेशन के लिए, दैट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हाँ जी। जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और मैं चाहूँगा कि आप उसमें अपनी रोशनी डालिए अपने ज्ञान की। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताओ कि दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंड एंड व्हाट एक्चुअली नॉट, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट है। हाँ जी। एंड मिथ्स हैं, चैलेंजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी हैं डिफरेंट लोगों की, दैट व्हाट दे बिलीव। तो आज इसको सर थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं हमारी जनता के लिए एंड लेट बिगिन इट। तो मैं ये पहले जानना चाहता हूँ सर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच है क्या एक्चुअली? दैट व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करा है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ जी। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है जी। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी सबसे पहले क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ठीक है। एक प्रश्न उठता है कि हम भारतीय लोग कौन है? राइट। हम कहां से आए? राइट। हमारा ओरिजिन क्या है? राइट। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देने का क्लेम करती है। अच्छा। ठीक है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी लगभग 19th शताब्दी में प्रपोज की गई। ठीक है। इस थियरी को मैक्स मिलर नाम के एक जर्मन इंटेलेक्चुअल ने प्रपोज किया। क्या हुआ था कि भारत लगभग 1000 वर्ष से तुर्कों के
कब्जे में था। ठीक है। उसके बाद यूरोपियंस आए भारत में लगभग 500 साल पहले, ठीक है। अब ये जो यूरोपियंस जो थे वो जब आए भारत में, उनका इंटरेक्शन हुआ भारतीय लोगों से, भारतीय भाषाओं से, तो उनको धीरे धीरे समझने लगा कि भारतीय जो भाषाएं है, जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत। अगर आप संस्कृत को कंपेयर करेंगे ग्रीक से और पर्शियन से, फारसी से और लैटिन से, आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलती है। जैसे कि शब्द है ब्रदर, अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं, संस्कृत में भ्राता कहते हैं, पर्शियन में बिरादर कहते हैं। बिरादर, ओके। मदर, माता, मैटर, मदर, ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो क्लियरली कॉमन ओरिजिन है इन सबका। ये सबका कॉमन ओरिजिन है। और सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है इन सब में? संस्कृत है। तो फिर ये बात समझने लगी सब ये यूरोपियंस को कि ये सारी जो सभ्यता है और ये सारी जो भाषा है, इनमें डेफिनेटली कोई कॉमन ओरिजिन हुआ करती होगी, कॉमन ओरिजिन होगी, विच मीन्स कि ये सारे जो एथनिक ग्रुप्स है, राइट, इन सब का भी एक कॉमन ओरिजिन मोस्ट लाइकली होगा। बिल्कुल। तो फिर मैक्स मुलर ने कहा, ओके, 19th सेंचुरी में, कि इन सब का ओरिजिन था एक आर्यन रेस, और ये आर्यन रेस शायद सेंट्रल एशिया या फिर ईस्टर्न यूरोप में रहता था ओरिजिनली। फिर वहां से आर्यंस ने एशिया में इन्वेजन किया, आधे भारत में आ गए, आधे ईरान में चले गए, पर्शिया में। और फिर ये जो आर्य थे, उनकी सफेद स्किन थी, सफेद चमड़ी थी, ओके, और वो हिंदू थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, और वो भारत में आए। और भारत के ओरिजिनल लोग अपेरेंटली काले स्किन के द्रविडियन लोग थे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ठीक है। तो भारत के जो ओरिजिनल लोग थे, उनके ऊपर इन्होंने इन्वेजन किया, उनकी टेरिटरी कब्जा कर ली। एक चीज मुझे पूछनी थी जो मैं कल देख भी रहा था, द्रविडियंस को इधर उससे रेफर करा जाता है साउथ इंडियन से, राइट? जी, आज उनको दैट वर्ड मीन्स साउथ इंडियंस टुडे। ओके। तो मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य, जो सफेद चमड़ी के लोग थे, जिनकी भाषा थी संस्कृत और जिनका रिलीजन था हिंदुइज्म, उन्होंने इंडिया पे इन्वेजन किया, इंडिया पे कब्जा किया, द्रविडियंस को सप्रेस किया, ओप्रेस किया, सब्जुगेट किया, ब्रूटलाइज किया, उनको साउथ इंडिया में भेज दिया फोर्सिबली, उनके ऊपर अपनी ईविल लैंग्वेज संस्कृत, अपना ईविल रिलीजन हिंदुइज्म और ईविल कास्ट सिस्टम इंपोज किया। और फिर पंजाब में बैठकर उन्होंने वेद लिखे, and that is the origin of Hinduism, Sanskrit and Indian culture. Right. So Indian culture, Indian religion, Indian language, all evil, all oppressive, all patriarchal, all backward, etc. ये आर्यन इन्वेजन थियरी, ठीक है। और ऐसा भी कहा कि आधे आर्य ईरान चले गए, इसलिए ईरान की पुरानी भाषा और संस्कृत में बहुत सिमिलैरिटीज थी। ओके, ईरान का मतलब ही आई थिंक उसमें वही होता है, आर्य नाम वजह मतलब लैंड ऑफ आर्यंस। या तो ये आर्यन इन्वेजन थियरी, ठीक है। तो ये थियरी बहुत प्रिवेलेंट हो गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, और हम तो कॉलोनाइज थे उस समय, हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज था, तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम बनाई उसमें यही सब पढ़ाया गया। तो हमारे लोग भी ये सब पढ़े और ये सब मानने लगे। ओके, फिर क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल थियरीज के एविडेंस ढूंढते हैं इन द ग्राउंड लेवल, हार्ड एविडेंस, अवशेष ढूंढते हैं एंड सो ऑन। तो अगर कोई आर्यन इन्वेजन हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसके आपको सबूत मिलेंगे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। आप खोदेंगे जगह पे तो आपको बैटल्स के रिमेन्स मिलेंगे, टूटे फूटे एरोज और टूटे फूटे वेपन्स, डेड बॉडीज, आपको मैसेकर्स के साइड मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया और उनको दफना दिया गया। तो कहीं पे भी इन्वेजन होता है, आपको क्लियरली ये सब सिग्नेचर्स, साइंस मिलते हैं। ओके, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ओके, या छूटना ही है, जहां पे भी इन्वेजन होता है ये सब मिलता ही है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने भारत में हर जगह ढूंढा कि कहाँ है आप ये सब एविडेंस आर्यन इन्वेजन का। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आज तक ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थियरी बदल दिया कि ये इन्वेजन नहीं था जी, ये माइग्रेशन था, ये शांतिपूर्ण तरीके से आए और फिर इन्होंने कैसे भी तो हिंदुइज्म, संस्कृत और ये सब इंपोज कर दिया द्रविडियंस पे, और द्रविडियंस को साउथ भेज दिया शांतिपूर्ण तरीके से। संभव मे भी सत्याग्रह किया होगा, कुछ तो किया होगा, व्हाटएवर। तो फिर अगर माइग्रेशन हुआ है तो उसका भी आपको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अगर कल्चर चेंज हो गया तो आपको कल्चरल चेंज का एविडेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नए देवताओं के आपको मूर्तियां मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल
आर्किटेक्चरल स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे, हम्म, फ्यूनरल स्टाइल्स चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा. कल्चर ऑल्सो लीव्स आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस, बिल्कुल. क्लियर अनमिस्टेकेबल आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस. जहां पे भी ऐसा होता है आपको मिलता है. तो इन्होंने ये ढूंढा कि भाई माइग्रेशन का कहां पे है साइन सिम्टम्स, प्रूफ, एविडेंस. वंस अगेन कुछ नहीं मिला. अब ये कहते हैं कि भाई देयर वाज नॉट वन माइग्रेशन, देयर वर मल्टीपल वेव्स ऑफ स्मॉल माइग्रेशंस. अच्छा. हाँ, वो धीरे धीरे हुआ, ट्रिकल. इसका किधर है एविडेंस? तो ये कहते हैं ये आपको एविडेंस आर्कियोलॉजी में नहीं मिलेगा, आपको एविडेंस जेनेटिक्स में मिलेगा. तो अभी जेनेटिक्स की बात हो रही है. हाँ. ओके, तो जेनेटिक्स में क्या एविडेंस है आपके पास? ये जो पेपर्स कुछ पब्लिश हुए हैं जेनेटिक्स के, उसमें क्या कहा गया है कि एसेंशियली उसमें जो टाइमलाइंस और क्रोनोलॉजी दी गई है, राइट. उसमें आपको टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा टू मेक इट राइट. ओके, 2000 साल इधर जाओ फिर 2000 साल उधर जाओ, उस प्रकार का आपको टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा टू एक्चुअली मेक द कंक्लूजन्स मेक सेंस. ओके, और जेनेटिक्स में क्या है? देखिए, जेनेटिक्स में ये होता है कि जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लोग्रुप का. हैप्लोग्रुप, ये हैप्लोग्रुप क्या चीज होती है जरा समझाता हूं. आज फॉर एग्जांपल एक हैप्लोग्रुप है जिसका नाम है R1A1A. R1A1A ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो कुछ लोगों में पाई जाती है. ठीक है. और ये हैप्लोग्रुप दो प्रकार के होते हैं. एक होता है मैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप, जो मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिलता है. वो म्यूटेशंस मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होता है. अच्छा. और ये डीएनए सिर्फ माता से अपने बच्चों को मिलता है. सो इट ओनली पासेस थ्रू द फीमेल लाइन. मेल कैन नॉट पास इट ऑन टू हिज सन, बट फीमेल्स कैन पास इट ऑन टू बोथ चिल्ड्रन, मेल एज वेल एज फीमेल. तो ये मिटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप्स हो गए. और दूसरा है वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप्स, सो जो सिर्फ फादर टू सन जाते हैं. अच्छा. ओके, बिकॉज गर्ल्स डोंट हैव वाई क्रोमोसोम्स. गर्ल्स में XX होता है और बॉयज में YXY होता है. तो दो प्रकार के हैप्लोग्रुप्स है, मतलब दो प्रकार के वंश है ये. ओके, तो R1A1A जो मैंने बोला, ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो आज जीवित है इस पृथ्वी पे. ठीक है. इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपको पता है? इनका एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का भारत या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. दूसरा बहुत बड़ा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, थोड़ा कम पॉपुलेशन लेकिन कंसंट्रेटेड, ईस्टर्न यूरोप में. एक ही जेनेटिक म्यूटेशन, वाइड स्प्रेड, बट टू प्लेसेस वेयर इट इज कंसंट्रेटेड. वन इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वन इज ईस्टर्न यूरोप. तो फिर, और ये पैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप है वाई क्रोमोसोम का. तो इसका मतलब, और ये कितना पुराना है? लगभग 20-25 हजार वर्ष पुराना है. इसका मतलब ये हुआ कि 20-25 हजार वर्ष पहले एक पुरुष में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ. और उसके वंशज आज भी जीवित है और यहाँ है. और इनका टोटल पॉपुलेशन इज इन एक्सेस ऑफ 1 बिलियन इंडिविजुअल्स. 1 बिलियन. दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सटेंडेड फैमिली इन ह्यूमन हिस्ट्री. कुछ यूरोपियन से, कुछ हमारे लोग हैं. ओके, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा पॉपुलरली ये इमेज बनाया गया है दैट दिस इज द आर्यन जीन एंड दिस प्रूव्स कि यूरोप से ये सब आए थे. ओके, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इस जेनेटिक ग्रुप में भारतीय सब कॉन्टिनेंट में है. और जिस ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी वहां उसका ओरिजिन होगा. Okay? Absolutely right. So that is one thing. Okay? ये एक चीज है. दूसरी बात है कि फीमेल हैप्लोग्रुप भी होते हैं. जो सबसे पुराना देखिए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द आउट ऑफ अफ्रीका थियरी, क्योंकि जो बेस्ट हमारे पास जो थियरी है ऑफ द ओरिजिन ऑफ होमो सेपियंस, वो अफ्रीका से ही जी. तो सबसे पुराने अवशेष होमो सेपियंस के नॉर्थ अफ्रीका में जबल इरहुद में मिलते हैं. लगभग 4 लाख साल पुराने ह्यूमन अवशेष है जो मॉडर्न, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब होमो सेपियंस, हमारे ही पूर्वज मोस्ट लाइकली. और जेनेटिक डेटा से हमें पता है कि लगभग बिटवीन, देखिए कुछ स्टडीज बोलते हैं 85,000 ईयर्स, कुछ स्टडीज बोलते हैं 60,000 ईयर्स. तो मतलब 85 to 60,000 ईयर्स के बीच में अफ्रीका से एक छोटा ग्रुप निकला ह्यूमन बीइंग्स का. 1000 से कम लोग थे. वो अफ्रीका से निकले, जिबूती और यमन के बीच में जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है, वहां से मोस्ट लाइकली उन्होंने क्रॉस ओवर किया इनटू एशिया. और फिर वो ढूंढ रहे थे कहां पे हम बस सके. और उस समय
अरेबियन पेनिनसुला आज के जैसा ही पूरा ड्राई था, रेगिस्तान था। सिर्फ कोस्टल रीजन्स में आपको वेजिटेशन मिलेगा। तो और वेस्ट में नहीं था, ईस्ट में था वेजिटेशन। तो वो ईस्टवर्ड्स जाते रहे। इवेंचुअली उन्होंने मोस्ट लाइकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान में क्रॉस किया, वहां पे भी उनको ईस्ट जाना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा ही वेजिटेशन था ईस्टवर्ड्स। और इवेंचुअली कहाँ पहुंचे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हजारों नदियां, वन, फॉरेस्ट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जो चाहिए सब मिलेगा, सारे रिसोर्सेज। आपको करोड़ों का पॉपुलेशन चाहिए, बनाओ, एवरीबडी विल सर्वाइव। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स ने प्रॉपर सेटलमेंट किया, फर्स्ट फाउंडर्स जोन बनाया। एंड देन आफ्टर अफ्रीका इन इंडिया, हाँ जी, आफ्टर अफ्रीका फर्स्ट फुल सेटलमेंट हुआ इंडिया में। दिस इज शोन बाय जेनेटिक डेटा। हम कैसे जानते हैं? मैंने हैप्लोग्रुप्स की बात की। सबसे पुराना नॉन अफ्रीकन मेल हैप्लोग्रुप है हैप्लोग्रुप एफ, जो लगभग 60,000 साल पुराना है। उसका ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन फीमेल हैप्लोग्रुप्स जो है वो है हैप्लोग्रुप एम एंड एन। ये लगभग 70,000 वर्ष पुराना है। वो भी ओरिजिनेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया में सबसे पहले ये सेटल हुए और फिर धीरे धीरे इंडिया से यहाँ वहां गए और पूरे यूरेशिया को पॉपुलेट किया ह्यूमन बींग्स ने, होमो सेपियंस ने। तो हमारे पूर्वज यहाँ पे 60-80 हजार वर्ष से रह रहे हैं हमारे पूर्वज। ओके, तो ये भी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो। या टोटली। तो ये सिचुएशन है। सो जो फीमेल हैप्लोग्रुप से वो भी सबसे पुराने भारत में है और सबसे पुराने मेल हैप्लोग्रुप्स भी भारत में ही है। नाउ कमिंग बैक टू द आर्यन इन्वेजन थिंग। तो जेनेटिक्स और भाषा, जेनेटिक्स और कल्चर, इसमें डेफिनेटली कुछ रिलेशन हो सकता है, बट इज इट समथिंग दैट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू? आप तुर्की जाइए फॉर एग्जाम्पल, तुर्की के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तुर्की भाषा बोलते हैं। और कौन सा रिलीजन है उनका? इस्लाम है, सुन्नी इस्लाम। अगर आप उनका डीएनए टेस्ट करेंगे, वो ग्रीक है। दे आर ग्रीक, दे आर नॉट टर्किक। टर्किक लोग कौन है? सेंट्रल एशियंस थे। वो हुन लोगों के डिसेंडेंट्स थे। अच्छा। जो टर्किश लोग आज है, जिनकी ब्लू आंखें होती है और ब्लॉन्ड हेयर होता है और व्हाइट स्किन होता है, दे आर जेनेटिकली ग्रीक, बट दे स्पीक द टर्किश लैंग्वेज एंड दे प्रैक्टिस सुन्नी इस्लाम, which is not a Greek language or religion. So is there a connection between genetics and culture and religion, genetics and language? Not necessarily. Not necessarily. आपको मैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेक्सिको जाइए, मेक्सिको में हर कोई स्पेनिश बोलता है। उनका डीएनए टेस्ट कीजिए जरा। उनकी स्किन हमारे जैसी है, उनकी आंखें हमारे जैसी है। I can give you lots of examples where these changes have happened, and genetics is not necessarily correlated with language or religion or culture. ठीक है, ये भी है। अब बात करते हैं कि कौन सी थियरी सही है। एक तो थियरी है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, वो फेल हो गई। आर्यन माइग्रेशन हुआ, वो फेल हो गई। आर्यन मल्टीपल माइग्रेशन हुए, वो भी कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट बोलेंगे आर्यन टूरिज्म हुआ, वो नहीं चलेगा तो बोलेंगे आर्यन पिकनिक हुआ। कुछ नहीं चल रहा है। एक्चुअली एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने जी। लोग एक पर्सन ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई ग्रुप हॉर्सेस, चैरियट, सुपीरियर वेपन के साथ आए और लोकल एलाइट्स को रिप्लेस कर दिया जाए, लैंग्वेज और कल्चर डोमिनेंट हो, तो आप उसे पीसफुली माइग्रेशन कहोगे या इन्वेजन ही कहोगे? इन्वेजन ही तो वो एक तरीके का, बट उनका कहने का ये था कि जब वो लोग आए थे तो वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे। अच्छा। उनके पास हमारे पास अच्छे वेपन्स थे। तो मतलब ये एलियन इन्वेजन था। मतलब कुछ ऐसा ही था। बट उनका कहना ये था कि दैट वो इतने एडवांस थे कि हमें पीसफुली उनको इन्वेड करने दिया। जी। गुड काउंटर एग्जांपल, गुड काउंटर आर्गुमेंट। चलिए इसको एग्जामिन करते हैं। क्या एविडेंस है कि ये घोड़े लेकर भारत में आते? और भारत में पहले घोड़े नहीं थे, राइट? ये क्लेम ये है कि देयर वर नो हॉर्सेस इन भारतवर्ष बिफोर आर्य केम टू भारतवर्ष। आप भिमबेटका केव्स जाइए, वहां पे 10,000 वर्ष पुराने केव पेंटिंग्स है। उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको अश्व मिलेंगे वहां पे, आपको अवशेष मिलेंगे, फॉसिलाइज्ड अवशेष ऑफ अश्व इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। शिवालिक हॉर्स है जो 10,000 15,000 साल पुराने फॉसिल्स है।
आप ये लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत में अश्व नहीं थे? अगर आपको रथ की बात करनी है, चैरियट वॉरफेयर, सनावली में क्या मिला अभी? हाँ, आर्यन इन्वेशन तो 1500 बीसी में हुआ था। 1520 ये सनावली तो मतलब 2000 बीसी वाला चैरियट है। आपने वो चैरियट देखा है? नो। वो चैरियट के देखिए, कार में शासी होता है, राइट? चैरियट का शासी है, वो किसका बना है? कॉपर ट्यूबिंग का। कॉपर का, ओके। ये लोग कहते हैं कि ये चैरियट नहीं, हॉर्स का नहीं, बुलॉक कार्ट है। आपने कभी बुलॉक कार्ट का शासी कॉपर ट्यूबिंग का देखा? मेटल ट्यूबिंग का? मेटल ट्यूब किस लिए इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है? क्योंकि मेटल ट्यूब्स डोंट हैव राइट एंगल्स, यू कैन शेप देम विद कर्व्स, और मेटल ट्यूब्स हॉलो होते हैं, इसलिए लाइट वेट होता है। आपको पता है इस प्रकार का ट्यूबिंग किस में यूज होता है आज? फॉर्मूला 1 कार्स में। क्या आप बुलॉक कार्ट फॉर्मूला 1 कार के डिजाइन से बनाओगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। दीज वर वॉर चैरियट्स। तो 2000 बीसी में यहाँ पे वॉर चैरियट्स थे, बैटल चैरियट्स थे भारत में। वो तो एक ही हमें मिला है, सनावली। अभी ये ऐसा कुछ अपना काम करेगी तो हजारों ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अश्व की बात है, हॉर्स कि हॉर्स भाई फॉरेन नहीं थे, यहाँ पे थे हॉर्स। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि अगर कोई बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन आती है तो अगर 20 लोगों के तो भी अपनी भाषा और सब कुछ फैला देगी, है ना? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव प्रूफ ऑफ दिस। आर्यन इन्वेजन का प्रूफ है, मैं आपको बोलता हूं। सीरिया में लगभग 1500 बीसी, आज का जो सीरिया और एनाटोलिया रीजन है, एनाटोलिया मतलब ईस्टर्न टर्की, एशियन पार्ट ऑफ टर्की, तो सीरिया का आज का जो रीजन है और एनाटोलिया, उसमें अबाउट 1500 बीसी के आसपास एक एम्पायर हुआ करता था। उसे कहते हैं मित्तानी एम्पायर। मित्तानी एम्पायर। तो वहां पे जो लोग होते थे, मित्तानी लोग, उनकी भाषा थी हुर्रियन भाषा। ओके, हुर्रियन भाषा थी, जो अभी एक्सटिंक्ट भाषा है, अभी नहीं है वो भाषा। और वहां पे उनका कैपिटल था वाशुखन्नी। ओके, और उनका जो नेबरिंग एम्पायर था उसका नाम था हिटाइट एम्पायर। तो एक ट्रीटी मिला, ठीक है, पीस ट्रीटी। अगर आप दो नेबर से आप इक्वली शक्तिशाली है तो आपको पीस ट्रीटी करना चाहिए। तो इन्होंने हुर्रियन भाषा में पीस ट्रीटी लिखा, उसके क्ले टैबलेट्स मिले हैं। ओके, क्ले टैबलेट मतलब वो जो मिट्टी का टैबलेट है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है यूनिफॉर्म भाषा में, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में, और उसको फिर फायर में बेक किया ताकि वो लंबा चले। हाँ, तो उसके वो जो क्ले टैबलेट्स आज भी उपस्थित है, वो आज भी है। तो क्ले टैबलेट में पीस ट्रीटी किया है हिटाइट्स ने और मितानी एम्पायर ने। उस पीस ट्रीटी में उन्होंने कुछ देवताओं को इन्वोक किया है एज विटनेसेस। कौन देवता थे ये? मित्र, वरुण, और भी हिंदू देवी देवता। ये कैसे हो गया भाई? ठीक है, ये एक पॉइंट है, डेटा पॉइंट। दूसरा डेटा पॉइंट, जो मितानी एम्पायर था उसमें एक महान हॉर्स ट्रेनर था। वो हॉर्सेस को वॉर हॉर्सेस में कन्वर्ट करता था थ्रू ट्रेनिंग। तो उस आदमी ने अपना पूरा ट्रेनिंग का मैनुअल बनाया कि किस प्रकार से डे 1 को हॉर्स को ट्रेन करना है, डे 2, डे 3, डे 4, ऑल द वे टू 40-45 डेज। वो 40-45 डेज में जो भी पीरियड था उसमें एक रेगुलर हॉर्स को इनपुट लेगा, आउटपुट देगा आपको वॉर हॉर्स, जो आपके साथ आपके लिए युद्ध लड़ सकता है। तो पूरा ट्रेनिंग मैनुअल उसने लिखा अपनी हुर्रियन, जो लोकल भाषा है हुर्रियन भाषा, उसमें। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स हुर्रियन भाषा में उपस्थित नहीं थे। तो उसको जो किकुली, जो हॉर्स ट्रेनर है, उसका नाम था किकुली। हाँ, तो किकुली को अनफॉर्चुनेटली अपनी मातृभाषा में वो टेक्निकल टर्म्स का उपयोग करना पड़ा। वो मातृभाषा कौन थी? संस्कृत। नववर्तना, 9 राउंड्स ऑफ द हॉर्स ट्रेनिंग थिंग। तो उसने कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हुर्रियन में नहीं थे उनके लिए संस्कृत का उपयोग किया। तो इन सब चीजों से हमें क्या मालूम? वशुखन्नी का मतलब क्या है? वशुखन्नी, खान क्या होता है? खान, कोयले की खान, डायमंड्स की खान। वशुखन्नी मीन्स माइन ऑफ ग्रेट ट्रेजर इन संस्कृत। तो ये जो मितानी एम्पायर था, उसके जो लोग थे, कॉमन लोग, वो हुर्रियन थे। उनका जो एरिस्टोक्रेसी या रॉयल्टी था, वो आर्य थे। वो संस्कृत बोलते थे और हिंदू धर्म जो आज कहते हैं उनके देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत से कुछ लोग वेस्टवर्ड्स गए, ऑल द वे टू वेस्ट एशिया, सीरिया, एनाटोलिया, और वहां पे हिटाइट
और मितानी एम्पायर्स की स्थापना की। और ये जो मितानी थे उनके राजाओं के नाम कैसे थे? दशरथ, पारतत्व, एटसेट्रा, सब संस्कृत नेम। यस। और उनकी कुछ बेटियों ने इजिप्शियन राजाओं से विवाह किया था। फॉर एग्जाम्पल दशरथ की त्वेषरथ था उसका नाम, त्वेषरथ जो राजा था, उसकी पुत्री का नाम मुझे याद नहीं है, भूल गया अभी। तो उसने एक इजिप्शियन राजा से विवाह किया था। शी वॉज वन ऑफ द क्वींस ऑफ इजिप्ट, और उनका बहुत लंबा डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंस आज भी उपस्थित है अमारना लेटर्स में। तो आर्य जो संस्कृत स्पीकिंग हिंदू गॉड्स वर्शिपिंग पीपल वर रूलिंग द मितानी एंड द हिटाइट एम्पायर्स। ओके, 1500 BC के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, आज से 3500 वर्ष पहले। ये हिंदुइज्म और संस्कृत तो भारत से आया है, बिल्कुल। तो मतलब इंडिया से आर्यन इन्वेजन हुआ वेस्टवर्ड्स ऑल द वे टू दैट प्लेस, एंड दे कॉन्कर्ड द प्लेस एंड दे रूल्ड द प्लेस। लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म और अपनी भाषा इंपोज नहीं की लोकल लोगों के ऊपर, क्योंकि पूरा टेक्स्ट तो उसने हुरियन में ही लिखा था। कुछ शब्द उसने संस्कृत में उपयोग किए थे, क्योंकि वो शब्द नहीं थे उस भाषा में। इंटरेस्टिंग, राइट। दूसरी बात, आपको इजिप्ट में लगभग 2000 वर्ष पहले एक इंटरेस्टिंग एनिमल का इंट्रोडक्शन होता है, वो है इंडियन कैटल। देखिए, इंडियन कैटल है ना, वो आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन ओरिजिन ज़ीबू कैटल कहते हैं, ओरिजिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुई थी। आपने अगर देखे होंगे जो बड़े हम्प वाले बुल होते हैं, है ना, दैट इज द इंडियन कैटल। वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। These are originated from India, okay? जो इंडस वैली सील्स है, उसमें भी वो बड़े वो हम्प वाले कैटल्स, बुल्स का जो उसमें डिपिक्शन है। तो these cattle originated भारतवर्ष में, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लगभग 2000 BC में ये कैटल अचानक से इजिप्ट में आते हैं। कहाँ से आए भाई? और वेस्ट एशिया में भी ये कैटल का इंट्रोडक्शन होता है लगभग 2000 BC, मतलब आज से 4000 वर्ष पूर्व। तो कैटल जो होते, गाय, बैल, वो ऐसा एक दिन डिसाइड नहीं करते चलो हम माइग्रेट करेंगे। वो दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। वो तभी माइग्रेट करेंगे जब उनके जो मास्टर्स है ह्यूमन बीइंग्स, वो माइग्रेट करेंगे। मतलब अबाउट 4000 years बिफोर टुडे, इंडियंस माइग्रेटेड ऑल द वेस्ट टू वेस्ट एशिया एंड टू इजिप्ट। तो दिस इज अगेन westwards migration of Indians, and that migration brought Sanskrit and Hinduism to West Asia. No question about it, 100% proven with beyond any doubt. Okay? तो क्या आर्य यूरोप से आए थे? क्या आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे? Does it not demonstrate that is not the case? अभी एक और चीज है, एक लेट वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम है बौद्धयान श्रोत सूत्र। अच्छा, बौद्धयान श्रोत सूत्र। इसमें एक माइग्रेशन की बात होती है। एक राजा था अमावसु, हमारा कोई पूर्वज था वो, तो वो माइग्रेट करता है कहीं पे, और जिन जिन जगहों पर माइग्रेट करता है वहां के लोगों के नाम क्या है? तो ही माइग्रेट्स, और द अंधारा पीपल, द परशु पीपल एंड द अराता पीपल आर द पीपल ऑफ अमावसु, ऐसा संस्कृत में लिखा गया है। अब गांधार तो हम समझते हैं, आज का अफगानिस्तान, ठीक है। परशु, पार्श्व, पर्शियन, एग्जैक्टली, ओके, तो ये भी हमारे थे। तीसरा अराता, द माउंट अरारत, एनाटोलिया, पॉसिबली, कांट से फॉर श्योर। तो क्वेश्चन ये है कि जो इसमें माइग्रेशन की बात होती है, वो ईस्टवर्ड है या वेस्टवर्ड से? तो हमारी जो महान हिस्टोरियन है रोमिला थापर जी, उन्होंने कहा कि ये ईस्टवर्ड्स माइग्रेशन था, वेस्ट से ईस्ट आए थे। और माइकल विट्जेल जो है, जो एक जर्मन ओरिजिन इंडोलॉजिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने भी कहा कि ये ईस्टवर्ड्स माइग्रेशन था। लेकिन अगर आपको संस्कृत ABC भी पता है, आप पढ़ोगे, इट्स अ वेस्टवर्ड माइग्रेशन। तो हमारे लिटरेचर में भी ये लिखा हुआ इनकोडेड है कि हमारे लोग वेस्टवर्ड्स गए बहुत हजार वर्ष पहले। और एक बात है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, दशरजन युद्ध, आपने सुना है? नो। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में इसका रिकॉर्ड है। एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ था, अच्छा, एक मिलिट्री कैंपेन हुआ था, प्रोबेबली बिफोर ऋग्वेद वाज रिटन, बट उसकी मेमोरीज थी हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास, जिन्होंने ऋग्वेद लिखा। तो इसमें यह होता है कि एक राजा था नॉर्दर्न भारत में, इसी जगह में, एसेंशियली दिल्ली के आसपास, ओके, यमुना के तट पे एटसेट्रा, इस रीजन में। उसका नाम था राजा सुदास। ओके, सुदास बहुत एम्बिशियस था,
उसका कौन सा क्लैन था, एथनिक ग्रुप? कुरु क्लैन। ओके ओके, तो वो एम्बिशियस था, उसको अपना टेरिटरी बढ़ाना था, तो उसने इस पूरे इलाके में टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट किया। उसके कारण उसके बहुत सारे शत्रु बन गए। 10, 11, 12 अलग अलग जो क्लैंस थे, क्लैन मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, अच्छा ठीक है 10-12 ऐसे क्लैंस थे, सब यूनाइट होके उसके सामने खड़े हुए। और फाइनल फिर ये मिलिट्री कैंपेन हुआ सप्त सिंधु रीजन में, जो आज का पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा, वेस्ट पाकिस्तान, वो सब रीजन में हुआ। तो एक आदमी सुदास अपनी आर्मी के साथ खड़ा हुआ 10, 11, 12 राजाओं के सामने, सबको उसने डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड इंद्र, क्योंकि इंद्र वाज द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, राइट एंड दैट हेल्प्ड हिम। तो क्या हुआ कि सारे के सारे जो हारे ना, उन सबको भगा दिया इंडिया से बाहर, एग्जाइल, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, और वो कभी वापस नहीं आए। कौन से थे क्लैंस? अलीना क्लैन था, पार्श्व क्लैन था, और बहुत सारे नाम हैं। तो अलीना क्लैन बिकेम द हेलेनिक पीपल, अलीना हेलेनिक, भृगु बिकेम द फ्रिजियंस, पार्श्व बिकेम द पर्शियंस, एंड सो ऑन। ओके, दिस एक्सप्लेन्स द स्प्रेड ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ऋग्वेद में ये लिखा गया है, ऋग्वेद कितनी पुरानी है? बिग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैक्स मिलर आपको बोलेगा 1500 बीसी के बाद ही लिखी गई, क्योंकि 1500 बीसी में तो आर्य भारत में आए थे, उसके 100-200 साल बाद में लिखी होगी ऋग्वेद। और आपके जो इंडोलॉजिस्ट थे, सारे इंडियन हिस्टोरियंस, ये सब यही कहेंगे। अब ऋग्वेद में कोई क्लूज है इंटरेस्टिंग जिससे हमें कुछ मालूम पड़े? तो ऋग्वेद में एक नदी की बार बार बात होती है, सरस्वती। अब भाई सरस्वती तो है ही नहीं कहीं पे। हमारे हिस्टोरियंस तो कहते हैं कि ये तो मिथ है, वो तो ड्राई हो गई। हाँ नहीं, ऐसा कहते हैं, लेकिन कहाँ है सरस्वती भाई? देयर इज नो रिवर कॉल्ड सरस्वती। ये आपके पूर्वजों के इमेजिनेशन की नदी है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि द सरस्वती वाज अ लाउडली रोरिंग रिवर, इट वाज द मदर ऑफ फ्लड्स, इट वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ रिवर्स, एटसेट्रा। लेकिन कहाँ, व्हाट, वेयर? अभी आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, आपको बहुत बड़ी पैलियो चैनल मिलेगी, मतलब ड्राई रिवर बेड चैनल मिलेगी, फ्रॉम द हिमालयस ऑल द वे टू द वेस्टर्न इंडियन ओशन, सो कॉल्ड अरेबियन सी। अच्छा, इट इज द सरस्वती, इट हैज बीन डिस्कवर्ड, नो क्वेश्चन अबाउट इट। आप सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल विश्व में जो है वो है नेचर, उसमें भी पब्लिकेशंस हुए अबाउट द ड्राई रिवर बेड ऑफ द सरस्वती। नो क्वेश्चन द रिवर एग्जिस्टेड। अब ये सब चुप हो गए, ये सब जो कहते थे कि ये मिथ है, सब चुप है, सब चुप है। ये सरस्वती नदी कब ड्राई हुई? लगभग 2000 बीसी के आसपास। अच्छा, 2000 बीसी के आसपास। मतलब पूरी ड्राई नहीं हुई है। आज भी नॉर्थ इंडिया में है सरस्वती, उसको आज घग्गर हाकरा बोलते हैं। ओके, और उसका कंटिन्यूएशन है वो ड्राई पैलियो चैनल ऑल द वे डाउन टू द अरेबियन, सो कॉल्ड अरेबियन सी। तो सरस्वती एक समय में बहुत बड़ी नदी थी, हिमालय से शुरू होती थी, स्नो और ग्लेशियल मेल्ट वाटर से बनकर उसका पानी आता था। और लगभग 8000 वर्ष पहले जो हमारा जो रेनी सीजन है वो आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हेवी था। ओके, और उस रेन वाटर से भी सरस्वती की में बाढ़ आती थी, इसलिए वो मदर ऑफ फ्लड्स थी। और कुछ जगह पे 3-4 किलोमीटर वाइड है उसका रिवर बैंक्स। बहुत बड़ी नदी, बहुत ब्रॉड। तो ये फिर ड्राई कैसे होगी? दैट्स द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है वेरियस पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में जो नेचर में पब्लिश हुए हैं। तो लगभग 6000 बीसी, मतलब 8000 ईयर्स बिफोर टुडे, इंडियन रेनी सीजन में चेंज आया। बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल चेंज आया, बट लेकिन इट इज अ वेरी ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल। तो 6000 बीसी में शुरू हुआ एंड 2000 बीसी तक रिवर सदर्न हाफ में गायब हो गई थी। ओके, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब भी गायब होती है। और हमारे इतिहास में वो सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बनाई थी और वो गायब हो गए, और पता नहीं कौन थे वो लोग, ऐसा हमें कहा जाता है। ऐसा पढ़ाया भी गया है। ओके, तो ये जो नदी और इंडस वैली सिविलाइजेशन सो कॉल्ड, वो एक्चुअली सरस्वती सिविलाइजेशन था। इट वाज सेंटर्ड अराउंड मेनली सरस्वती, नॉट सिंधु। सिंधु वाज द सेकेंडरी रिवर इन द रीजन। सरस्वती इससे भी बड़ी थी सिंधु से।
तो इट वाज सरस्वती हाँ जहाँ के उसके- तो जो ये ड्राई रिवर बैंक से उसके दोनों तट पर आज भी हजारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको एएसआई ने छुआ भी नहीं है. सो देयर आर मोर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑन द बैंक्स ऑफ दिस सरस्वती देन ऑन द सिंधु इंडस. ओके, तो सरस्वती के ड्राई होने के कारण ये पूरा जो इतना बड़ा पॉपुलेशन सेंटर बना था, कितना बड़ा था? बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर. bigger than Egypt. बिगर देन इजिप्ट प्लस मेसोपोटामिया, दोनों को मिलाओ फिर भी इट इज स्मॉलर देन दिस सरस्वती सिंधु पॉपुलेशन जोन. So huge. सो ह्यूज. और कितना पुराना है ये? लगभग सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो हरियाणा में है, भिराना. इट इज 9,500 years old फ्रॉम कार्बन डेटिंग. तब शुरू हुआ. एंड it was huge, it was vast, extremely sophisticated, best technology of its time. तो ये कब डिस्पर्स होने लगा? तो ये हमारे हिस्टोरियंस बोले कि गायब हो गया, ये गायब हो गए, सब पता नहीं कहाँ गए. अरे भाई गायब नहीं हुए, वो सरस्वती ड्राई हो गई तो उनको कहीं और जाना पड़ा. बिकॉज द रिवर, अगर देखिए हमारी जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, इट्स अ रिवर वैली सिविलाइजेशन. वी हैव ऑलवेज हमारे पूर्वज हमेशा रिवर वैलीज में बसे हैं. अगर रिवर ड्राई हो गई तो आपको कहीं और जाना होगा ना. तो मोस्टली जो लोग थे उस जगह पे जो बसे हुए थे, वो धीरे धीरे लगभग 500 या 1000 वर्ष के पीरियड में धीरे धीरे ईस्टवर्ड जाने लगे और गंगा यमुना रीजन में बसने लगे या फिर मगध में बसने लगे और कुछ वेस्टवर्ड चले गए, जैसे हमने डिस्कस किया. ओके, तो ये सरस्वती की बात है. अब ऋग्वेद में सरस्वती की बात होती है, रामायण में भी होती है, महाभारत में भी होती है. अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, सरस्वती की का उसमें मेंशन है, बट सरस्वती इज ड्राइंग आउट इन द महाभारत. इट इज ड्राइंग आउट. महाभारत में ऐसा बताया गया है कि सरस्वती ड्राई आउट हो रही है. ओके, ठीक. रामायण पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है. हाँ. सरस्वती इज सरस्वती. देयर इज नो डिक्लाइन. ऋग्वेद में इट इज द मदर ऑफ फ्लड्स. लास्ट टाइम द सरस्वती रिवर वाज इन हर प्राइम इज 6000 BC. आज से 8000 वर्ष पहले. तो मोस्ट लाइकली फ्रॉम दीज pieces of evidence we can conclude logically कि ऋग्वेदा was written closer to 6000 BC than to 2000 BC. Logically makes sense ना? Logically makes sense. ऋग्वेदा में एक फिजिकल रिवर का उल्लेख है. इतने सारे मेंशन है बिकॉज इट वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ रिवर्स. उस नदी के तट पर हमारी सभ्यता बनी, हमारी संस्कृति बनी, तो ऑब्वियसली उस रिवर को सबसे बड़ी माता की तरह पोर्ट्रे किया जाएगा ऋग्वेद में. सो ऋग्वेदा मेंशंस a massive river, monumental river. So clearly Rigveda was written closer to the time when the river was in her prime, not when she was drying out. अभी देखिए, हमारे ऋग्वेदिक समय में हमारे सबसे महान देवता कौन थे? इंद्र थे. इंद्रदेव थे. आज तो कोई इंद्रदेव की पूजा ही नहीं करता. नहीं. क्या हो गया? इंद्रदेव ने बारिश कम कर दी इसलिए सरस्वती मर गई. तो कौन करेगा पूजा उनकी? सोचिए. मेक सेंस? राइट. ऐसे बहुत सारे क्लूज है भाई, बहुत सारे क्लूज है. ऋग्वेद में एक गॉडेस है जिसका नाम है दानु. आज किसी को याद नहीं दानु का नाम. नहीं. उनके पुत्र जो थे वो दानव थे. दानव. अभी दानु जो थी ऋग्वेद में, उसकी पूजा आज बाली में होती है. बाली में भी तो हिंदू है. बिल्कुल. देवी दानु की पूजा करते. वो किस प्रकार की देवी है? वो असुर थी एक्चुअली. ओके, असुर इविल नहीं होते नेसेसरीली. असुर और देव, सुर और असुर, देव और असुर दो प्रकार के सेलेस्टियल बीइंग्स थे हमारे मिथोलॉजी में. और रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा एनमिटी वाला था. और असुर थोड़े से लेस नाइस थे, बट प्योरली इविल नहीं थे. तो दानु जो थी, देवी दानु, वो भी एक असुर थी, वो भी एक देवी थी. किस प्रकार की देवी? रिवर गॉडेस. रिवर गॉडेस. जो पुरानी पर्शियन भाषा है उसमें दानु का मतलब है पानी या फिर रिवर. और जो स्कीथियन भाषा है, शक भाषा, उसमें भी दानु का मतलब है रिवर. ठीक है. अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं आपको. ठीक है, ऋग्वेद या पुराण में कहीं पे ये स्टोरी है कि जो दानव थे उनकी लड़ाई होगी देवों से और दानवों को देश निकाला कर दिया गया. तो दानव चले गए देश से, और फिर क्या होता है उनका नोबडी नोज. अभी आपको एक बोलता हूं इंटरेस्टिंग चीज. यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं. ईस्टर्न यूरोप से लेकर अगर आप वेस्टर्न यूरोप जाएंगे, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, डैन्यूब, रोदानू एटसेट्रा, ये सारी नदियों में डॉन, नाइपर,
दानु 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 मिलेगा दानु। आपको। हर जगह दानु के नाम से वो नदियां बनाई गई है, हर नदी का नाम दानु के ऊपर है। जो अभी यूक्रेन वॉर हो रहा है, कीव की बात करेंगे, जो यूक्रेन का कैपिटल है, वो किस नदी के ऊपर है? नाइपर, नाइपर, दानु अपार, और नाइस्टर रिवर है दानु अस्तर, अपर दानु लोअर दानु। ये संस्कृत का ओरिजिन है, संस्कृत ओरिजिन के शब्द हैं। डैन्यूब, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में एक रिवर है रोन, रोदानु, उसके ऊपर। तो दिस एक्चुअली कैन मैप द वेस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दानु, दानव। वो फिर ये लोग इस भारत से निकले, वेस्टवर्ड्स गए, वेयर डिड दे एंड अप इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इवेंचुअली कहां पहुंचे वो, मैं आपको बोलता हूं। आयरलैंड में एक मिथ है। आयरलैंड कहां? ऑल द वे वेस्ट इन द अटलांटिक ओशन। वहां पे मिथ है कि द ओरिजिनल पीपल ऑफ आयरलैंड वेर अ ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बीइंग्स हु वर द चिल्ड्रन ऑफ दानु, गॉडेस दानु, Tuatha de Danann, and their mother was Danu, a river goddess, Irish Celtic river goddess Danu. आयरलैंड। No, अभी बात कीजिए किसी आयरिश एक्सपर्ट से, they will corroborate what I am saying. Their mother goddess, pre-Christian mother goddess, Celtic mother goddess, is a river goddess called Danu. Can you see the correlations? Right. सारे के सारे पैटर्न सबको दिखेंगे if you know where to look. Right. तो कहां से आर्यन इन्वेजन हुआ था, ये बताइए आप मुझे। सर इसी के उस पे एक चीज पे आपको और जी बोलिए। जैसे आपने संस्कृत के बारे में बात करी, संस्कृत एक फुली मैच्योर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। मैच्योर लैंग्वेज इवॉल्व नहीं करती, सडनली इंपोर्ट होती है। कैसे, क्यों, कहां, कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आर्यंस यहीं के थे तो संस्कृत का एवोल्यूशन लोकल लैंग्वेजेस से क्लियरली विजिबल क्यों नहीं है? अब हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना। हाँ। हिंदी में जितने भी शब्द है, हाँ, संस्कृत से आते हैं। ऑफ कोर्स, राइट। तो एवोल्यूशन तो हुआ ही। देखिए पहले क्या था, ऋग्वेद में जो संस्कृत लिखा गया है, हाँ, वो उसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। राइट। ये बहुत ही मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड भाषा ऑलरेडी थी। ओके, उसके बाद कौन से वेद आते हैं? अथर्ववेद आता है, सामवेद एक्सेट्रा। इन सारे जो लेटर वेद है उनमें भाषा थोड़ी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हम नाइट टाइम की बात करते हैं, तो आज कौन सा शब्द है? रात। रात। जो लेटर वेद है उसमें कौन सा शब्द यूज होता है? रात्रि। ऋग्वेद में कुछ जगह पे एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, नक्त। नाइट, नाख्त इन जर्मन। आपको दिख रहा है इवोल्यूशन? तो बहुत पुराना एक शब्द था नक्त, जो आज जर्मन भाषा में अवेलेबल है नाख्त, और इंग्लिश में है नाइट। लेकिन हमने एक सम पॉइंट इन टाइम उसको रात्रि बना दिया, और आज हम हिंदी में कहते हैं रात, और रात्रि भी कह सकते हैं। अगर हम किसी भी नॉर्मल शब्द को लीजिए, डॉग, कुत्ता। अगर आपको कुत्ता नहीं कहना, अगर आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द यूज करना है, श्वान कहेंगे आप। श्वान क्या है? संस्कृत शब्द है। तो आपको दिखता है कि कैसे संस्कृत से ये सारा वोकैबुलरी, सारे शब्द आज की भाषाओं में हर जगह उपस्थित है। हमारी भाषा, अगर हिंदी की बात अगर आप बात करेंगे, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलोगे, इट इज 80% संस्कृत। संस्कृत एक डेड लैंग्वेज नहीं है जी, हमारी भाषाओं में जीवित है वो। हमारी भाषा जो है, हमारी जो भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। यस, ये सब अपभ्रंश भाषाएं हैं। दीज आर करप्शंस ऑफ संस्कृत, करप्टेड वर्जन्स ऑफ संस्कृत। हस्त को हाथ बना दिया हमने, चक्षु को आंख बना दिया हमने, मुख को मुंह बना दिया हमने। तो एक्चुअली वर्ड्स करप्ट हुए, डिग्रेड हुए हैं। संस्कृत वाज द हाई वोकैबुलरी, नाउ वी आर यूजिंग लोअर वोकैबुलरी बिकॉज़ इट इज प्योर लेवल ऑफ फॉर्म। एग्जैक्टली, संस्कृत थी, फिर धीरे धीरे। तो आज भी अगर आप हिंदी में प्योर संस्कृत भाषा शब्दों का उपयोग करोगे, योर हिंदी गेट्स एलिवेटेड इन क्वालिटी, डजंट इट? और ये अगर आप पश्तो में संस्कृत शब्द का उपयोग करोगे तो पश्तो गेट्स एलिवेटेड। पश्तो भी तो इंडो ईरानिक लैंग्वेज है ना? तो
पहले था वैदिक संस्कृत, उसके पहले एक प्रोटो संस्कृत भी हुआ होगा जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आज, क्योंकि हर भाषा का इवोल्यूशन होता है। आउट ऑफ अफ्रीका से ही शुरू हुआ था सब कुछ। तो वैदिक संस्कृत था, फिर लेट वैदिक संस्कृत आया, उसके बाद आए प्राकृत भाषाएं। फॉर एग्जाम्पल मगध की प्राकृत, जो अशोक की भाषा थी। सम्राट अशोक कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी तो नहीं बोलते थे, संस्कृत ही नहीं बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। पाली भी बोलते थे, वो पाली भी तो एक प्राकृत भाषा है। उसके बाद आई फॉर एग्जांपल गुजराती प्राकृत, जिसको ओल्ड गुर्जरी लैंग्वेज कहते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत जो दक्कन में बोली जाती थी, आज मराठी बन गई, एंड सो ऑन। तो पहले थी संस्कृत, फिर आई वैदिक संस्कृत, फिर लेट वैदिक संस्कृत, फिर क्लासिकल संस्कृत, फिर सारी प्राकृत भाषाएं, और फिर आज की मॉडर्न भाषाएं, फिर आज की ये मॉडर्न भाषा हिंदी। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन है भाषाओं का। बट एक चीज और बोली जाती है, जैसे मैं एक चीज मैंने देखी जी। अगर ऋग्वेदिक पीपल हड़प्पन ही थे, तो हड़प्पन अर्बन आर्कियोलॉजी में हॉर्सेस और चैरियट्स क्यों मिसिंग है? ये स्टेटमेंट। गुड क्वेश्चन। चलिए हड़प्पन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। उसको हम हड़प्पन ईरा कह सकते हैं, या फिर इंडस वैली ईरा कह सकते हैं, या फिर सरस्वती सिंधु ईरा, विच इज मोर प्रॉपर। ठीक है, तो जो हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसमें हॉर्स रिब्स मिले हैं, हॉर्स बोन्स मिले हैं, और आपको टॉय फिगर्स मिले हैं हॉर्स के। टॉयज, बच्चे जो टॉयज बनाते क्ले से, उस टाइम मिट्टी से। ऑफ कोर्स ठीक है, ये पहली बात। तो वी हैव द प्रूफ। सो ये सब मिला है। अब दूसरी बात ये है कि अगर जो ओरिजिनल भारतीय थे वो द्रविडियंस थे, तो फिर हड़प्पन भाषा भी तो द्रविडियन भाषा होगी, है ना? ऑफ कोर्स, यही लॉजिक बनता है। लॉजिकली तो हमारे पास हड़प्पन राइटिंग के बहुत सैंपल्स है, बहुत सैंपल्स है, मिलेंगे आपको। लेकिन किसी ने अब तक रिसेंटली तक उसको डिसाइफर नहीं किया था। देखिए, रिसर्चर्स ने इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स को डिसाइफर कर दिया, रिसर्चर्स ने अकेडियन क्यूनिफॉर्म को डिसाइफर कर लिया, हर स्क्रिप्ट को, पुराने स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुए फॉर सम रीजन। अभी रिसेंटली एक रिसर्चर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट भरत राव नाम के, उन्होंने क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज करके ही हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डिसाइफर द सो कॉल्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट। अच्छा, टर्न्स आउट टू बी वैदिक संस्कृत। It is Vedic Sanskrit. Every inscription can be read. Okay. So, and right now इस पे कंसेंसस नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसने सब गलत किया है, इसका डिसाइफरमेंट बिल्कुल गलत है, ही इज अ इविल हिंदुत्व गाय, इसकी बात मत सुनाओ। ठीक है, प्रूव हिम रॉन्ग, दिखाओ अपना सही डिसाइफरमेंट, शो इट। बट वो भी नहीं हुआ, वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज नहीं है। So this will take time to be accepted widely, okay? But I understand that he has got it right. तो जो पुरानी भाषा थी वो भी संस्कृत थी। अब दूसरी बात, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाषा की अगर हम बात थोड़ी साइड पे रखें, कल्चर की बात करते हैं, तो अगर हड़प्पन लोग जो थे वो आर्य नहीं थे, मतलब वो हिंदू और ये सब गंदी चीजें नहीं थी उनमें, तो उनका कौन सा धर्म था? कुछ तो मिलना चाहिए एविडेंस धर्म का, राइट? आर्कियोलॉजी में कोई धर्म तो होगा ही चाहिए, हर किसी का धर्म होता है। तो वहां पे शिवलिंग क्यों मिलते हैं? ओके, शिवलिंग क्यों मिलते हैं? कालीबंगान में शिवलिंग क्यों है? अलग अलग जगह पे शिवलिंग, अलग अलग जगह पे स्वस्तिक क्यों मिलते हैं? बहुत स्वस्तिक मिलते हैं हड़प्पन साइट्स में। पशुपति का डिपिक्शन क्यों मिलता है आपको? एक फिगर है, ह्यूमन मेल फिगर, जो ऐसे क्रॉस लेगेड बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे साधना में बैठे हैं, और उनके हर जगह पशु है। आपको वही डिपिक्शन गुप्ता ईरा में भगवान शिव के लिए मिलता है, एग्जैक्ट वही पोज, एग्जैक्ट वही एनिमल्स, एंड हिमसेल्फ, इट्स अ ग्रेट प्रूफ, दैट इज अ ग्रेट प्रूफ। फिर आपको हड़प्पन स्टैचूज छोटी छोटी मिलेगी फीमेल्स की, जिनकी मांग में सिंदूर है। क्यों ऐसा? ये तो हिंदू नहीं थे ना, ये तो द्रविडियन थे भाई। इज देयर एनी लॉजिक? ये सब स्टैचूज 6000 वर्ष पुराने हैं, स्वस्तिक 8000 वर्ष पुराने हैं, राइट? ओके, शिवलिंग 5-6 हजार वर्ष पुराने हैं। अभी क्या नॉनसेंस है? क्यों आर्टिफिशियली आप ये बहस बना रहे हैं, ये सब सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स? आपको प्रूफ मिलेगा 9-10 हजार वर्ष का कंप्लीट कल्चरल कंटिन्यूटी का। कल्चर टूटा ही नहीं है। जो हड़प्पन लोग जो थे 10,000 वर्ष पहले, उनका जो कल्चर था वो आज भी जीवित है, वो हम में जीवित है, वही हमारे पूर्वज थे। वो कई एलियंस नहीं थे कि आए और चले गए, कहीं पे चले गए, या फिर उनको मार दिया गया
कोई कुछ हाइपोथेटिकल वाइट लोग आए और उन्होंने नहीं मैन, दैट्स नॉट द केस। अभी ये वाइट स्किन क्या है ना? हमारी तो स्किन ब्राउन है। हमारे भारतवर्ष में हर प्रकार के स्किन कलर मिलेगा आपको, डीप ब्लैक से डीप व्हाइट मिलेगा, बिल्कुल व्हाइट लोग मिलेंगे, बिल्कुल ब्लैक लोग भी मिलेंगे, और अलग अलग स्किन टोन। तो ये स्किन टोन्स, तो ये व्हाइट स्किन कहाँ से आई? दैट इज द बिग क्वेश्चन, है ना? क्योंकि यूरोप में तो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं, वो उसी को फिर वो बताते हैं कि दैट ये उसी की वजह से हुआ है। हाँ, तो ये कहेंगे कि भाई आप तो काले थे और ये गोरे लोग आए और आपको ब्राउन करके चले गए। एक्चुअली जो व्हाइट स्किन है वो इट इज कॉज्ड बाय अ जेनेटिक म्यूटेशन। उस डीएनए म्यूटेशन का नाम है SLCAS समथिंग समथिंग। वो कहाँ उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न उठता है अब। राइट। क्योंकि ये म्यूटेशन आपको आयरलैंड में बहुत मिलेगा, वहां पे बहुत व्हाइट लोग होते हैं, उनके बाल भी कुछ लाल जैसे होते हैं, उनकी आंखें भी येलो होती है, सॉरी ब्लू होती है। ये म्यूटेशन कहाँ से आया? ये SLCAS समथिंग समथिंग म्यूटेशन कहाँ पे उत्पन्न हुआ? आइदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया। ओके, इट इज नॉट यूरोपियन इन ऑरिजिन। तो यूरोपियंस भी तो यही से है फिर। एशिया में ही कलर डेवलप हुआ था। यस, आप देख लीजिए सबूत। प्लीज ऑडियंस, प्लीज फैक्ट चेक व्हाट आई एम सेइंग। एम आई लाइंग? फैक्ट चेक इट। तो ये गोरी स्किन जो है उसका म्यूटेशन भी यहीं से आया है, एशिया से ही। हाँ जी, मोस्ट लाइकली सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट एशिया, बट नॉट यूरोप। तो ये लोग भी तो यहीं से आए हैं। देखिए, प्रूफ आपको एक के बाद एक मिलेंगे, एंडलेस अमाउंट ऑफ प्रूफ है। अगर आप उसको जिगसॉ पजल की तरफ ट्रीट करेंगे, आप सब कुछ बिठाएंगे एक जगह पे, तो पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आर्यन इनोवेशन अगर हुआ है तो यहां से हुआ है। आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब क्या है? टेल मी। आर्य का अर्थ क्या है? राइट, प्लीज टेल मी। संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ है अ पर्सन हु हैज अ गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर and good character and good behavior. Good human being. A good human being, a noble human being is called Arya. आपको अगर मैं आर्य कहूंगा, it means I respect you. Okay. Not because आपका स्किन कलर ये है या वो है, not because आपके पूर्वज ये थे या वो थे, नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट हो, तब मैं आपको आर्य कहूंगा। तो आर्य का अर्थ ये था हमारे सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में। फिर क्या हुआ कि भारत से कुछ लोग यहाँ गए। फॉर एग्जाम्पल, पार्श्व जो क्लैन था, पार्श्व लोग, वो गए और सेटल हुए वेस्ट ऑफ इंडिया, पर्शिया में, आज जो पर्शिया है वो, और तभी उसी से उसका उस जगह का नाम पड़ा पर्शिया। तो ये जो पर्शियंस जो थे, हमारे ही रिलेटिव्स हैं, उन्होंने जो आर्य शब्द था उसका कंटेक्स्ट बदल दिया। इवेंचुअली आफ्टर कुछ सदियां हो गई जो हमसे दूर थे, तो उनका धीरे धीरे कंटेक्स्ट बदल गया। उन्होंने कहा कि आर्य मतलब हमारा रेस, हम आर्य रेस के लोग हैं। ओके, तो जो उनके जो राजा थे, क्षयर्ष, दरयावाउस, कुरुश, आर्य रमण, ये सब उनके किंग्स थे। उनके नाम भी देखे, आर्य रमण, क्षयर्ष, हाई संस्कृत नेम्स। उनकी भाषा भी बिल्कुल संस्कृत जैसे थी, कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशंस अलग थे। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, थोड़ा जैसे स्पेनिश और पोर्चुगीज में कैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, वैसा था। अदरवाइज ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज। उन्होंने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कैसे डिसाइफर की यूरोपियंस ने? by assuming maybe it is similar to Sanskrit. तो सब कुछ it fell into place and they were able to decipher everything from the Behistun inscription. Darius जो उनका Darius the first जो किंग था, महान किंग था उनका, उसका बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन है। ओके, जहां पे उसने अपने पूरी फैमिली का हिस्ट्री लिखा है। वो बेहिस्तून का ओरिजिनल नाम क्या था? भागस्थान। जो अलेक्जेंडर ने पर्शिया का कैपिटल नष्ट किया, पर्सेपोलिस, वो पर्सेपोलिस का एक्चुअल नाम क्या था? पर्सेपोलिस तो ग्रीक नेम है। पर्सेपोलिस आल्सो अ ग्रीक नेम। पर्सेपोलिस जो आज हमें पढ़ाया जाता है, ओरिजिनल कैपिटल था पर्शिया का। वो पर्सेपोलिस जो हमें पढ़ाया जाता है, इट इज अ ग्रीक नेम, बट ओरिजिनल पर्शियन नेम क्या था? पार्श्वपुर। अगेन इन संस्कृत। You can see the connections everywhere. Right. Connections are everywhere. So Persians ने ऐसा, उनका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि आर्य मतलब हमारा रेस, हम लोग। तो अगर आज किसी को आर्यन कहना है, you can only call two people Aryans, Indians and Persians, nobody else. जब देखिए, एक बहुत फेमस ऑथर है J.R.R. टोकिन, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखा। ओके, तो
वो इंग्लिश ओरिजिन थे। उनको अपनी पुस्तक पब्लिश करनी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जर्मनी में। तो जो पब्लिशर थे उन्होंने J.R.R. टोकिन को लेटर लिखा कि कैन यू प्लीज सर्टिफाई दैट यू आर ऑफ द आर्यन रेस एंड यू डोंट हैव एनी अदर रेसेस मिक्सड अप इन यू व्हाटएवर। तो J.R.R. टोकिन ने लिखा कि भाई देखिए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी इंडियन और पर्शियन ओरिजिन, देयरफॉर आई एम डेफिनेटली नॉट आर्यन। ओके, तो जर्मन्स जो है नाज़ीज, उन्होंने हमारा जो एथनिक सेल्फ डेजिग्नेशन है वो चुरा लिया और उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ये दिया कि आर्यन मींस व्हाइट पीपल, सुपीरियर व्हाइट रेस। दे हैव स्टोलन आवर टर्म, आवर सिविलाइजेशनल टर्म। आर्य दो ही लोग हैं, दो ही एथनिक ग्रुप्स आर्य है, भारतीय और पर्शियंस, पारसी, दैट्स इट, नोबडी एल्स। अगर आज आप पर्शिया जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनकी व्हाइट स्किन है, ब्लू आइज है, ब्लॉन्ड हेयर है, बहुत नहीं, थोड़े थोड़े लोग मिलेंगे। ये कैसे हो गया? फिर ये आर्यन तो हो गया ना, फिर वो आर्यन नहीं है। देखिए, पर्शिया 1300 वर्ष पहले इन्वेड हो गया, कॉन्कर हो गया बाय द अरब्स। बाद में तुर्कों ने पर्शिया पे राज किया। नादिर शाह तुर्क था जिसने दिल्ली पे आक्रमण किया था और यहाँ पे लाखों लोगों की हत्या की थी। ओके, तो जब तुर्कों ने बहुत सदियों तक राज किया पर्शिया पे, तो उन्होंने अलग अलग जगहों से लोगों को इंपोर्ट किया और बिठा दिया पर्शिया में। तो आज सिचुएशन ये है पर्शिया में कि सिर्फ आधे लोग पर्शियन है, आधे नॉन पर्शियन से, अजरबैजानीज है, अरब्स है, ये है वो है, और जो पर्शियन से वो भी आज मिक्स्ड हो गए हैं। अगर 2000 वर्ष पहले के पर्शियंस आप देखते तो हम जैसे दिखते हो। सो दैट्स द स्टोरी। बहुत कुछ है। उनका कलर थोड़ा सा फेयर है, इसीलिए वो बोलते हैं कि दिस थ्योरी हैपेंड। हाँ, एग्जैक्टली, दे डोंट वांट टू गो टू द रूट ऑफ एवरीथिंग एंड यू नो डू इट प्रॉपर्ली। सर, जैसे स्टेपे एंसेस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, ये एलाइट रिप्लेसमेंट पैटर्न है, पीसफुल मिक्सिंग नहीं, ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। और एक चीज और, अगर माइग्रेशन पीसफुल थी तो स्टेपे एंसेस्ट्री ज्यादातर मेल लाइनअप में ही क्यों दिखती है? ओके, दिस इज द आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं इस चीज के लिए। ठीक है जी, ठीक है। स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है? राइट, ओके, एक बहुत बड़ा रीजन है यूरेशिया में। देखिए, यूरोप नाम का कोई कॉन्टिनेंट एक्चुअली है नहीं फिजिकली, एक ही कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया। अच्छा, ओके, यूरोप कोई अलग कॉन्टिनेंट नहीं है जी। आप देखिए, कंटिन्यूटी है, फिजिकल कंटिन्यूटी। तो यूरेशिया में एक बहुत बड़ा, लगभग 8000 किलोमीटर वाइड रीजन है जहां पे ग्रासलैंड है। ग्रास 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 एवरीवेयर। उसको वो कहते हैं स्टेप, द यूरेशियन स्टेप। ठीक है, ये कहां शुरू होता है? ईस्ट में, मंगोलिया से ईस्ट, और जाता है वेस्ट में ऑल द वे टू यूक्रेन। इतना बड़ा वाइड एरिया है। तो ये स्टेप जो रीजन है, वहां पे हजारों वर्ष तक नोमैडिक लोग रहते थे। बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी था और बहुत स्कार्स रिसोर्सेज थे। वहां पे घास ही है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, कुछ नहीं, तो आप क्या खाएंगे? आपको हंटिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको भेड़ बकरियों को पालना पड़ेगा और उनको खाना पड़ेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लगभग 4500 वर्ष पहले स्टेप से, ईस्ट से एक इन्वेजन होता है ऑफ यूरोप। हम भारत की भी बात करेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस क्योंकि ये रिलेवेंट है। तो स्टेप से हॉर्स राइडिंग मेल्स आते हैं फ्रॉम ईस्टर्न स्टेप से, और वो यूरोप में इन्वेड करते हैं। उस समय यूरोप का जो पॉपुलेशन था वो डार्क स्किन था, वाइट नहीं थे वो लोग, वाइट नहीं थे, वो डार्क स्किन थे। आपने स्टोन हेंज के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है ब्रिटेन में। जो जिन लोगों ने स्टोन हेंज को बनाया वो वाइट लोग नहीं थे, वो डार्क लोग थे, वो डार्क, उनकी डार्क स्किनें थी, वो ओरिजिनल ब्रिटन्स थे। ओके, नाउ ये इन्वेजन हुआ लगभग 4500 वर्ष पहले फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेप इनटू यूरोप, और ये बहुत रैपिड, बहुत वायोलेंट इन्वेजन था। ये जो लोग आए वो घुड़सवार थे, हॉर्स राइडर्स थे, वो डेयरी खाते थे, डेयरी पीते थे, मीट खाते थे, मीट। उनका जेनेटिक उनका फिजिकल स्ट्रक्चर था लगभग 5'10" to 6 feet, हार्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, मस्कुलर फिजिक्स, और सारे के सारे पुरुष थे। ओके, उन्होंने सर्वनाश कर दिया यूरोपियन पॉपुलेशंस का, लेकिन 50% सर्वनाश सिर्फ पुरुषों का सर्वनाश किया।
Okay. महिलाओं का सर्वनाश नहीं किया। और इन यूरोपियन महिलाओं के साथ उन्होंने फिर नए पॉपुलेशंस शुरू किए। तो ये कौन लोग थे, दैट इज द क्वेश्चन। Right. ठीक है, उनको नाम दिया गया है यामनया। यमनन। यामनया यामनन। ये रशियन शब्द है। Okay. रशियन भाषा में, रूस भाषा में अगर आप खड्डे को कहें, खड्डे को यामना कहते हैं, यामना। अच्छा। तो ये लोग, उनका जो फ्यूनरल प्रैक्टिस था बेरियल का, वो पिट ग्रेव्स थी, तो इसके लिए उनको यामनया कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि यम थे, यमराज थे, व्हाटएवर। ओके, ये रशियन शब्द है, ये संस्कृत शब्द नहीं है। वो अपने आप को क्या कहते थे हम जानते नहीं है, उनकी भाषा क्या थी हम जानते नहीं है, उनका धर्म क्या था हम जानते नहीं है, लेकिन बहुत ही वायलेंट लोग थे और बहुत रैपिड कॉन्क्वेस्ट किया पूरे यूरोप का, ऑल द वे टू ब्रिटेन। उन्होंने ओशन भी क्रॉस किया, ब्रिटिश चैनल, इंग्लिश चैनल, यूरोप में भी, ब्रिटेन में भी कॉन्क्वेस्ट किया, और पूरा का पूरा यूरोप का जेनेटिक लैंडस्केप चेंज कर दिया। मेल इंट्रोग्रेशन हुआ, मतलब उनके जो मेल जेनेटिक्स है, इट मिंगल्ड विद द ओरिजिनल यूरोपियन फीमेल जेनेटिक्स, और एक पूरा नया पॉपुलेशन स्थापित हुआ इससे। अब ये यामनया, मैंने कहा कि लगभग 6 फुट के थे, बहुत स्ट्रांग थे। उनके जेनेटिक प्रोफाइल से हमें मालूम पड़ता है उनका स्किन कलर क्या था, हेयर कलर क्या था, आई कलर क्या था। स्किन वाज लाइट ब्राउन, ये स्किन कलर था उनका। आईज ब्राउन थी, हेयर डार्क थे। तो ये ब्राउन नहीं थे, लाइट ब्राउन थे ये लोग, ये वाइट नहीं थे। ओके, उनका हैप्लोग्रुप क्या था, हमने हैप्लोग्रुप की बात की। ये सब पुरुष थे, तो उनका ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप होगा। भारत में आपको लगा था, बहुत आपको R1A मिलेगा, इनका R1B था। ओके। तो R1A का भाई R1B, और R1 का बेटा R1A, R1B के पिता कौन है, R1 है। ठीक है, तो ये जो यामना थे, दे आर मोस्टली R1B, R1A के भाई, नॉट फ्रॉम R1। हाँ, सो बट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम R1 एंड R विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये स्टेप एंसेस्ट्री है, दिस इज द स्टेप एंसेस्ट्री। ये बहुत वायलेंट लोग थे, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। तो अगर ये स्टेप एंसेस्ट्री भारत में आई, तो अचानक से इमीडिएटली सिविलाइज कैसे हो गए? नॉट पॉसिबल। ये तो इतने वायलेंट, इतने क्रूर लोग थे, सबकी हत्या करते थे। ये भारत में आके अचानक से ऋग्वेद करने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? अब दूसरी बात है कि स्टेप, व्हाटएवर जो स्टेप मार्कर्स है वो भारत में मिलते हैं। ओके, और ये कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए? आपको पता है, जो सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड था हमारा, उसमें हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स कहां थे? ओमान में था। ओमान में हमारा ट्रेडिंग सेंटर था। ऑफ कोर्स, आपको वहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि देयर वाज अ ट्रेडिंग पोस्ट। हमारा एक ऑफिस था वहां पे, ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस था, पूरा सिटी था हमारा, जहां पे हम ट्रेडिंग करते थे। मतलब क्या होता था कि भाई, वेस्टर्न इंडिया, सौराष्ट्र से शिप्स जाती थी और ओमान में रुकती थी, और वहां से हम और जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। तो आपको हब्स चाहिए ना, बिजनेस में आपको हब स्पोक वो सब चाहिए। हाँ, तो वो था। तो ओमान में हमारा सेंटर था उस समय का। फिर ऑल द वे नॉर्थ टू शोरतुगा एटसेट्रा, विच इज नॉर्थ ऑफ गांधार, नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एरिया, वहां पे भी हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे। तो वहां के लोग ऑब्वियसली अलग होंगे इन सम वे और द अदर। तो क्या होता है कि देखिए, अगर उस समय भारत सबसे प्रॉस्परस रीजन था विश्व का। एंगस मैडिसन जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया लास्ट 2000 ईयर्स में, अबाउट 1780 तक इंडिया अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर ग्लोब्स जीडीपी। इंडिया इतना प्रॉस्परस था। तो हम 2000-4000 बीसी की बात करें, तब इंडिया 50% होगा पूरे विश्व का जीडीपी। इंडिया वॉज इनक्रेडिबली प्रॉस्परस। इंडिया वॉज द पावर। India was the center of the civilized world, and the power and the wealth and the living standards, everything. आज हर कोई अमेरिका क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पे इतना वेल्थ है, इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स है। उस समय का अमेरिका ये था। तो लोग कहाँ दूर दूर से आते थे और भारत में बसते थे। तो क्यों नहीं थोड़ा बहुत स्टेप एंसेस्ट्री आ जाएगा भारत में? पॉसिबिलिटी। इट मेक्स लॉजिकल सेंस जी। तो ये सब बातें हैं जी। आई कैन गो ऑन फॉर अनदर 2 hours, बट इट इज क्लियर एंड द व्यूअर्स कैन लुक इट अप। देखिए, आप हर चीज को फैक्ट चेक कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो अपने इमेजिनेशन से निकाल के बोल रहा हूँ या फिर एक्चुअली कुछ है। प्लीज चेक इट। देयर आर प्रूफ्स अवेलेबल, लेट द व्यूअर्स चेक इट। एंड मुझे अच्छी चीज यही लगती है कि दैट आप हर चीज का प्रूफ बताते भी जा रहे हो, जी, सो पीपल कैन चेक इट जी, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट।
राइट सर एक चीज है जैसे आपने बताया ऋग्वेद के बारे में पूछना चाहूंगा ऋग्वेद के लेके भी काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जी वो ये है कि दसास डिस्क्राइब जो दसास का मतलब है दसास क्या होता है? दसास अब मुझे नहीं पता सर दसास और स्लैश में एक चीज और थी इसका मतलब है डार्क नॉन संस्कृत स्प्रेडिंग एनिमी नहीं दसा नहीं है, दास दास एस लगा हुआ था पीछे दास अच्छा दास ओके दास दास इट्स दास ओके देवदास अच्छा देवदास सुदास ओके तो इनको कालिदास। डिस्क्राइब करा गया है डार्क नॉन संस्कृत स्प्रेडिंग एनिमी फोर्ट डिस्ट्रक्शन रेफरेंस इनको करा गया है अगर आर्यंस लोकल के साथ पीसफुली सेटल हुए तो ऋग्वेदा में रिपीटेड एनिमी ट्राइब फोर्ट डिस्ट्रॉयर्स वॉर क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, देखिए जब मराठा साम्राज्य सिर्फ एक छोटा सा किंगडम था, उसको एक्सपांड करना पड़ा, उसको अलग अलग आजू बाजू के किंगडम्स को डिफीट करना पड़ा होगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं फैक्ट है। तो ये क्या ये आर्यन इन्वेजन हो गया? अगर हम अंदर अंदर लड़ते फॉर वट एवर रीजन और मैं कहता तुम मेरे दास हो, तो ये आर्यन इन्वेजन कैसे हो गया जी? लॉजिक क्या है इसमें? देखिए एक बात है, देखिए ये जो शब्द है संस्कृत में दास, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो बहुत सारे वेस्टर्न ऑथर्स कहते हैं कि दास मीन्स स्लेव। अब और आप और हम जानते हैं कि दास का मतलब स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है। मैं अगर देवदास हूं तो मैं देव की पूजा करता हूं, देव की सेवा करता हूं। आई एम अ सर्वेंट, नॉट अ स्लेव जी, नॉट अ स्लेव। इन्होंने इतना गंदा मिस इंटरप्रिटेशन किया है टू डिमोनाइज अवर कल्चर। दास का मतलब है सर्वेंट। सर्वेंट इज अ गुड थिंग। आई सर्व द वर्ल्ड, आई सर्व माई नेशन। मैं सर्वेंट हूं, मैं दास हूं। मैं अपनी जनता, अगर आप प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहेंगे कि मैं पूरी देश की सेवा करता हूं, मैं देश का सर्वेंट हूं, मैं देश का दास हूं। They have misinterpreted to non-Sanskrit speaking enemy type of क्या प्रूफ है भाई ऋग्वेद में कि ये संस्कृत नहीं बोलते थे या कुछ और था? क्या प्रूफ है? ये कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन करके इसको पब्लिश करेंगे और फिर पूरी दुनिया सोचेगी कि भारत का सिविलाइजेशन इतना बुरा था कि आर्य आए थे और सबको काला कहा, तुम सब काले हो इसलिए तुम मेरे दास हो, मेरे स्लेव्स हो, और मैं तुम्हारे फोर्ट तोड़ दूंगा और तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ऑल नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। कोई प्रूफ नहीं है, ये किसी का ओपिनियन है। ये राइट, इट जस्ट इमेजिनेशन, ओपिनियन, व्हाट दे आर ट्राइंग, इट इज मोटिवेटेड ओपिनियन। प्रूफ दिखाओ भाई। एक्चुअली वी हैव द प्रूफ्स जिसके तहत कहा जा सकता है कि दैट वी आर द ओरिजिनल आर्यंस, राइट? वी आर द ओरिजिनल आर्य पीपल एंड द ओनली अदर आर्य आर द पर्शियंस, नोबडी एल्स। अब आर्य में अफगान भी आएंगे, पाकिस्तानी भी आएंगे, बांग्लादेशी, नेपाली सब आएंगे, बट सब कॉन्टिनेंट वी आर द आर्य पीपल एंड द पर्शियंस, आवर कजिन्स, नो वन एल्स, एब्सोल्युटली नो वन एल्स। राइट सर, एक लास्ट आर्गुमेंट बचा है, जी मैं चाहूंगा उसको भी आप आंसर कर ही दो। अगर आर्यन इंडिजीनियस थे, हाँ जी, तो इतना रिजिड सोशल हायरार्की क्यों बना जो लोकल्स को नीचे रखता है? ओहो, लोकल्स को नीचे रखता है। ये तो बहुत दुख की बात है। देखिए मैं 2500 साल पहले आपको ले जाऊंगा। इट इज इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड खत्म हो गया था 2500 वर्ष पहले लगभग, ठीक है 2300 वर्ष पहले की बात है। तब क्या था भारत में? मौर्य साम्राज्य था। राइट, उसकी स्थापना किसने की? श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो उनके जो महान गुरु थे विष्णुगुप्त चाणक्य, उनके गाइडेंस में उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक मौर्य। ओके, अशोक मौर्य जब चंद्रगुप्त भारत के एम्परर थे, उस समय एक ग्रीक एम्बेसडर थे पाटलिपुत्र में, जिनका नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज जी ने भारत के बारे में एक बुक लिखा ग्रीक भाषा में। उस बुक का नाम था इंडिका मतलब बुक अबाउट इंडिया। इट इज अ strategic and tactical description of India from very realistic perspective. Okay, अगर आप
अगर आप एक मिलिट्री कमांडर हो, आप किस प्रकार से एक देश का डिस्क्रिप्शन दोगे, अच्छा उस प्रकार से दिया है. Okay. ओके, वेरी फैक्चुअल, वेरी क्लियर कट डिस्क्रिप्शंस. वो बुक आज सर्वाइव नहीं करती है. बट देयर आर अदर ग्रीक टेक्स्ट दैट रेफर टू इंडिका, जिसमें इंडिका के कुछ एक्सेप्ट मिलते हैं आपको. तो मेगास्थनीज जी ने भारत का सोसाइटी किस प्रकार से डिस्क्राइब किया. भारत के सोसाइटी में 7 डिवीजन थे. 7 डिविजन्स, 4 नहीं, 7. Okay, warriors and artisans and craftsmen and farmers and ये वो 7 डिवीजन थे भारत के सोसाइटी में. मेगास्थनीज जी ने प्रॉपरली स्टडी किया था भारत का. तो ये कहाँ रिजिड हो गया, फिर तो 4 हो गए थे. हाँ, ये 4 कहाँ से आए जी? हमारा जो सिस्टम है, एक सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो जाति वर्ण का सिस्टम है. वर्ण 4 होंगे, 4 बिग ब्रॉड कैटेगरीज. जातियां तो हजारों है. बिल्कुल. और जातियों में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. ये जो अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किए सब समझने का, कुछ समझा नहीं उनको. उन्होंने कहा भाई 4 डिवीजन कर दो, और उसको ऑफिशियल कर दिया. इन डिविजन्स को ऑफिशियल किया, मतलब जो लोग जानते भी नहीं थे कि उनका वर्ण क्या है, दे हैड टू चूज वन वर्ण फॉर देमसेल्व्स. और आज ये सिचुएशन, स्थिति है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपका कास्ट लिखा जाएगा, आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कास्ट लिखा जाएगा. ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे आर परपेचुएटिंग दिस कास्ट सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. खत्म कर दो यार, खत्म कर दो. नहीं चाहिए कास्ट. क्यों जरूरत है कास्ट की? जरूरत नहीं है. अगर आपको रिजर्वेशन देने हैं किसी को, उनकी फाइनेंशियल परिस्थिति के बेसिस पे रिजर्वेशन दीजिए. परफेक्टली फेयर. इट इज मोर फेयर to give reservations on the basis of a family's financial circumstances than on so-called caste. इससे कितना इक्वलिटी हो जाएगा देश में. लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स है भाई. एंड एक्चुअली बहुत सही बताया आपने कि अगर ये चीज कर दी जाए तो ये जो एक्चुअल भेदभाव के लिए हमने सो कॉस्ट रिजर्वेशंस बनाए हैं वो खत्म हो जाएंगे. भेदभाव अगर है, देखिए क्या हुआ, भेदभाव थोड़ा बहुत था. क्यों था? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. स्टीव जॉब्स, मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स आ रही है, ठीक है चलिए. स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी की स्थापना की थी, एप्पल. राइट. कुछ साल तक वो एप्पल की सीईओ थे. फिर उनको निकाल दिया गया. बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को हटा दिया सीईओ के पोजीशन से, कंपनी से ही निकाल दिया. 10-15 साल, लगभग 10-15 साल, वॉट एवर इट वॉज, तब तक कंपनी विदाउट स्टीव जॉब्स चली और बिल्कुल ऑलमोस्ट रूइन हो गई. फिर स्टीव जॉब्स वापस आए और उन्होंने कंपनी को फिर से सबसे बड़ी कंपनी बना दिया. जो 10-15 साल स्टीव जॉब्स जब कंपनी में नहीं थे, तब कंपनी पूरी बर्बाद हो गई थी ऑलमोस्ट. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, मैं पूछता हूं. वॉज इट द ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द कंपनी और वॉज इट द लीडरशिप ऑफ द कंपनी? लीडरशिप नेचुरली. पिछले 1000 वर्ष में जब भारत की सभ्यता में, सोसाइटी में ये सब भेदभाव एक्सेट्रा जो भी हुआ, वो इंट्रोड्यूस हुआ, तब भारत का लीडरशिप कौन था? हु वाज रनिंग इंडियन सोसाइटी, हु वाज इंपोजिंग फॉरेन रूल्स ऑन इंडियन सोसाइटी? तुर्क थे और फिर यूरोपियंस थे. हमारा सोसाइटी पिछले 1000 वर्ष में इट कुड नॉट इवॉल्व नेचुरली, इट कुड नॉट फंक्शन नेचुरली. आपने हैरी पॉटर देखा है? बिल्कुल. उसमें 4 कास्ट है. आपने कभी सोचा उस प्रकार से? नहीं. स्लिथरिन, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ. अब उसमें सिस्टम क्या है कि सॉर्टिंग हैट है, और सॉर्टिंग हैट के सिस्टम से यू हैव सोशल मोबिलिटी. आपके पिताजी स्लिथरिन है, लेकिन आपके पुत्र तो ग्रिफिंडोर बनेंगे, बिकॉज उसकी वो कैपेबिलिटीज है. लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट ने पूरा सिस्टम तोड़ दिया और सॉर्टिंग हैट को नष्ट कर दिया, तो क्या होगा कि फैमिली विल देन डिसाइड कि आपके पिताजी स्लिथरिन थे तो आपके बेटा भी स्लिथरिन होना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉर्टिंग हैट का सिस्टम चला गया है. तो हमें वी आर फोर्स्ड टू कंटिन्यू दैट. ये जो आपने एग्जांपल दिया है, इतना रेलेवेंट एग्जांपल है, इतना बेस्ट एग्जांपल है. सोचिए जी, प्लीज अंडरस्टैंड, वी वर अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन फॉर 1000 years जी. इसलिए डेफिनेटली व्हेन योर सोसाइटी इज ऑप्रेस्ड, इट इज सब्जुगेटेड, इट इज ब्रूटलाइज्ड, उसमें ऑब्वियसली विकृतियां आ जाएगी. एंड वी आर टॉट टू ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर दैट. राइट. आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी इनइक्वालिटी. मैं अभी कहा, यही तो कहा कि प्लीज एंड कास्ट, अनाहिलेट कास्ट, खत्म कर दो कास्ट को. रिजर्वेशंस फाइनेंशियल स्टेटस पे दो, कास्ट का नाम हटा दो. अगर सर ये हो जाएगा तो क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में बहुत चेंज आ जाएगा जी. यही होना चाहिए जी, और यही एक्चुअली डिजर्व करते हैं हर एक. एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली, सबको इक्वल बना दो। कि उसकी जाति से उसकी वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है? कोई वैल्यू नहीं है कोई उसकी। फर्क नहीं पड़ता है। कुछ आपकी नहीं। कैपेबिलिटीज क्या है, आप कितने Right. मेहनत कर सकते हो, आप कितने अच्छे व्हाटएवर आपकी जो क्वालिटीज क्या है, उसके ऊपर से आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। दैट्स इट, दैट इज फेयर, दैट इज फेयर, वैसा होना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक ऐसी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन जी। है, इंडिया में दूसरे कास्ट में शादी को लेके आज भी मैं देखता हूँ भेदभाव होता है। अच्छा जी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरे कास्ट में शादी करेंगे तो नहीं करनी चाहिए, अपनी कास्ट में करनी चाहिए। अच्छा। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन कि राजपूत चाहता है कि वो, मतलब राजपूत एक राजपूत पे शादी करे, वो किसी और में नहीं करता? क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इससे जो उनका वो इनहेरिटेंस चली आ रही है उनके ब्लड में, वो चली जाती है। देखिए, ये जो है ना, ये फिनोमेनन, हाँ, ये यूनिवर्सल फिनोमेनन है। राइट। अगर आप यूरोप जाएंगे और एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन देखते किसी राजा की बेटी है, वो क्या किसी कारपेंटर के बेटे से शादी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं। जनरली लोग क्या होता है सोसाइटी में, दे मैरी पीपल ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज और सिमिलर कम्युनिटीज। राइट। हमारे देश में जाति वर्ण सिस्टम था। जाति मतलब आपका स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। ओके। और अगर आपका जो पुत्र है, जो लेट्स से आप गोल्ड स्मिथ हो, आप सुनार हो, राइट। आपके बहुत हजारों वर्ष से चले आ रहे ट्रेड सीक्रेट्स है। अबे आपका बेटा शादी करेगा किसी और कम्युनिटी की लड़की से, तो वो ट्रेड सीक्रेट्स वहां जा सकते हैं। राइट। वी कैन नॉट हैव दैट हैपन, इट हैज टू स्टे विद इन द कम्युनिटी। ये भी एक सेंसिबल लॉजिकल चीज है। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ऐसा पैटर्न बन गया हमारे बट सोसाइटी आज में। की डेट में तो ये चीज आज वो रेलेवेंट नहीं है। आज रेलेवेंट आज नहीं, relevant पहले था नहीं है। relevant। जी, आज रिलेवेंट नहीं है। आई एग्री। ऐसा कोई आज जरूरत ही नहीं है इस चीज की। राइट। Yeah. सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करा, एंड जो जितने भी पॉइंटर्स थे, जितने भी फेमस आर्ग्यूमेंट्स थे, और आई थिंक आपने प्रूफ करा कि दैट व्हाट इज द ट्रुथ, एंड जिन लोगों को ट्रुथ आगे ढूंढना है वो आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। जितने भी प्रूफ्स होंगे सर मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि दे कैन गो एंड चेक इट आउट जी दैट ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग दैट, जी सर। एंड क्या रिसर्च्ड है, क्या चीज़ें नहीं है, तो यू कैन चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द दिस लवली टाइम एंड द नॉलेज यू स्प्रेड, बिकॉज थ्योरीज हजारों निकलती हैं, बट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है दैट हु वी आर एक्चुअली। We are Indians and we should know that we are original Aryans, Yes, not anybody else. indeed. Thank you so much, sir. Thank you आपका so बहुत धन्यवाद। for Thank you so being much for on my having me. show. Thank you. Thank you.